नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। 3 बजे 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां आज फाइनली नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नाम पर मुहर लग गई है और कल एक बार फिर से दोनों नेता शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। इस पर चर्चा करेंगे और आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां राजधानी इस समय दो समस्याओं से जूझ रही है। जहां एक तरफ कोरोना को लेकर आज अमित शाह मंथन करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दम घोंटू हवा दिल्ली वासियों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और अब आपको बताते हैं, पहली खबर से सबसे पहले रूबरू करवाते हैं। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे, जबकि डिप्टी सीएम के लिए सुशील मोदी को चुना गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। एनडीए की इस बैठक में सभी 4 घटक दल मौजूद रहे। इस बार चुनाव में एनडीए के शामिल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के 125 विधायक चुने गए हैं। वहीं दोनों नेताओं का चुनाव होने के बाद अब सोमवार शाम को 4:30 बजे वे राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं इससे पहले बीजेपी और जदयू के विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी की बैठक में जहां किसी को भी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, वहीं जदयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद सभी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने भी सरकार के इस गठन को लेकर नीतीश के घर पर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनी। पटना से ब्यूरो चीफ मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से तैयारी चल रही है अब सरकार की, और अब साफ हो गया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे, कि किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं एनडीए में? देखिए, जब से एनडीए की गठन और 4 पार्टी जब चुनावी समर में उतरे थे, उसी दिन निर्णय हो गया था कि एनडीए के अगर कोई दूल्हा बनेगा वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और उस समय की तमाम अटकलें खत्म हो गई जब राजनाथ सिंह ने मुहर लगा दी। कल शाम 4 बजे के आसपास में ताजपोशी भी हो जाएगी और सीधी ये कहा जा सकता है कि आगामी जो मुख्यमंत्री होंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जाने जाएंगे। और इसी के साथ में सुशील मोदी के ऊपर में भी मुहर लग गई, यानी कि पुरानी जोड़ी फिर से एक बार 5 सालों के लिए उतर गई है। और इस रणनीति में और मैदानी समर में, राजनीतिक समर में उतरने के बाद अब निश्चित तौर पे मंत्रालय का भी अब धीरे धीरे सारे पत्ते खोल दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिसके ऊपर में मुहर लगाने बाकी। आप सीधे ये कह सकते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा उसने सीट भी लाया है, तो निश्चित तौर पे कई ऐसे सीटें हैं जिनको मक्खन के लिए उन्हें चाहिए। उसमें इसके बाद वीआईपी जो 4 सीट लेकर के आए हैं, हम जो 4 सीट लेकर के आए हैं, इन लोगों को भी मंत्रालय चाहिए, लेकिन वैसे ही मंत्रालय चाहिए जिनमें उनको मलाई मिल सके। तो अब ये कहा जा सकता है सीधे तौर पे कि जिस तरीके की आज बैठक हुई, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह रहे हैं और तमाम गतिविधियों पे तमाम मंत्रालय करने के बाद में जो छन करके सब बात आई, वो पुरानी ही रटी रटाई हुई बातें सामने में आई। यानी कि नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री का, तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा सुशील मोदी का ही रहेगा। बिल्कुल। तो इन तमाम गतिविधियों के साथ साथ मंत्रालय में अब देखनी है कि गृह मंत्रालय जो सबसे अच्छे माने जाते हैं उन किसके हाथ में जाएंगे, और भी जितने भी मलाईदार स्थल है, मंत्रालय है, उन तमाम मंत्रालयों को किधर जाएगा। बिल्कुल मिथिलेश, बात तो यह है, एनडीए ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि वो 5 साल तक अपनी सरकार को चलाएंगे और जो भी वादे थे उन सभी को पूरा करेंगे, जैसा कि उनका कहना है। लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने ये बात कही है कि नीतीश कुमार 5 साल से ज्यादा तक सीएम नहीं रहेंगे। देखिए, ये गणित की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई कह सकते हैं, लेकिन गणित की लड़ाई है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो अगर 74 सीट लेकर के बीजेपी आई हो तो उनकी खास करके मंसूबे बढ़े हुए हैं। निश्चित तौर पे उनके हिसाब से ही सारा राज्य चलना चाहिए। जदयू के चूंकि ऑलरेडी पहले से नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ही की छाया में ये पूरे राजनीति चलेगी, राज्य चलेगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे थोड़ी सी टकराव होने की संभावना कही जा सकती है। बिल्कुल। साथ
वीआईपी और हम पार्टी, ये दोनों ऐसे पार्टी हैं जहां पर बेंच अपनी जरूर लड़ाएंगे। मंत्रालय अच्छा नहीं आएगा तो अपनी बेंच लड़ाएंगे ही। तो अब ये कहा जा सकता है कि चार राजनीतिक दलों के बीच में, इन घमासान कुश्ती के बीच में निश्चित तौर पे आगामी जो मुख्यमंत्री का कार्यकलाप होगी, तो आने वाले पल में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा पेच जरूर खड़ा होगा जहां पर नीतीश कुमार के माथे पे पसीना आ सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मनोज झा का ये बयान है, कोई अनदेखा बयान नहीं कही जा सकती, क्योंकि राजनीति के ये भी खिलाड़ी हैं और ये जाना चाहते हैं कि जिस तरीके का अभी पेच लड़ा हुआ है, खास करके अभी जो वर्तमान की परिवेश को अगर झांके आंकलन देखें तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि वीआईपी और हम दोनों पार्टी अगर अलगाव होकर के सीधे महागठबंधन के साथ अगर दी गई होती तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का सरकार बनाई जाती। बिल्कुल, बात यह है, बिल्कुल मिथिलेश, बात तो ये भी है, कई सारे मुद्दे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, इस बार के कई सारे मुद्दे थे, शिक्षा की बात हो, और सबसे ज्यादा अहम मुद्दा तो ये भी माना जाता है शराबबंदी को लेकर। जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी यही माना जा रहा था कि शराबबंदी के दम पर ही नीतीश कुमार की सरकार आई थी, और जिस तरीके से उसके बाद में कानून भी बनाया गया था। लेकिन इस बार आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा दिया था कि जैसे ही सरकार आएगी वैसे ही शराबबंदी का जो कानून है उसको बंद कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर भी दोबारा से राजनीति तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, आप जैसे ही महागठबंधन ये आवाज उठाया था कि शराबबंदी जो खुलेआम चल देंगे और हमारे बिहार का सबसे ज्यादा राजस्व अगर आने का है, 1200 करोड़ की राजस्व आने की बातें कही जाती है शराब को लेकर के, यहाँ एक्साइज ड्यूटी अगर बातें करें सीधे तौर पे तो निश्चित तौर पे एक जो राजनीति की जो अखाड़ा है राजस्व को लेकर के बात आ सकता था। लेकिन अभी जो हाल है, खासकर नीतीश कुमार की जो शराबबंदी को लेकर के जो बातें कही गई है और लगातार ये बंद ही रहेगा, लेकिन यह माना जाता है खास करके कि शराबबंदी से अपराध की कंट्रोल भी दिखाई दिया और हुआ भी है। तो जिस तरीके से महागठबंधन ये बात कहते हुए न चुकता कि अगर शराबबंदी अगर नीतीश कुमार ने किया था, अगर मेरा सरकार बनता तो निश्चित तौर पे हम शराबबंदी पर जो कानून है उसको हटा देते और शराब बिक्री का नियम लगा देता। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो राजस्व की खेल है, लेकिन इन बिंदुओं को अगर आधार करके मान करके चले तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से शराबबंदी पर अपने एक बहुत बड़ा कानून उन्होंने लागू किया, उसके अपराध पर भी उन्होंने देखा है और जनता देखी है कि खासकर सबसे ज्यादा परेशान रहे थे। अगर पिछले बार की बात करें 2014 के आसपास में भोजपुर में लगभग 23 लोगों की मौत हुई थी, जहरीली शराब पीने से हुई थी। तो शराबबंदी के लेकर के कई जो कितने बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिसको महिला सारे लोग निकल करके बाहर आई थी और उसी सड़क जाम और आंदोलन का ही एक नतीजा था कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा कानून लागू किया जो शराबबंदी का कानून माना गया, जिससे अपराध भी थमा। तो निश्चित तौर पे आपकी जो सरकार है आपकी बार भी वही कहानी रहेगी, यानी कि शराबबंदी कानून की लागू जरूर रहेगा। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बातें होगी। मिथिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,340 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 96 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या अब 7,519 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 4,82,170 हो गई है और एक्टिव केस की संख्या 44,456 है। पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और संक्रमितों की संख्या 4,30,195 पर पहुंच गई है। बता दें कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में लगातार 7,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिससे राजधानी के लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं और थोड़ी सी सरकार जागी है, गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी,
जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो उसी को लेकर ही आज गृह मंत्री की तरफ से एक बैठक है और बैठक के अंदर ये निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो कह सकते हैं कोरोना की पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ने का कारण क्या है और इसको किस तरीके से रोकथाम लगा सकते हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने पहले ही आशंका जताई थी कि दिल्ली के अंदर जो अनलॉक चल रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं गिनती कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ सकती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक पत्र लिखा था, जिसके अंदर पहले ही उन्होंने आशंका जताई थी दिल्ली के अंदर 11,000 पर डे के केस आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनसे बेडों की सुविधा के लिए कहा गया था, वेंटिलेटर के लिए कहा गया था, ऑक्सीजन के लिए कहा गया था, तो वो कहीं ना कहीं देखना होगा। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की मदद करने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं जो आज कह सकते हैं गृह मंत्री की तरफ से बैठक है वो कहीं ना कहीं आज चीजें बिल्कुल राजीव, बात यह है कि जब बात यह है कि एक समय वो था जब खुद दिल्ली के सीएम ने ये बात कही थी कि जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं उन्हें दिल्ली से सबक लेना चाहिए, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि खुद जिस तरीके से दिल्ली के सीएम हैं वो रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार की उनकी मदद की जाए क्योंकि दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते जब तक केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि 2 बार दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंटों की गिनती घटी है। यानी घटने का कारण भी वही था कि दिल्ली केंद्र सरकार ने उनको दोनों बार मदद की थी और कहीं ना कहीं जो बेड का जो दिक्कतें थी या फिर अस्पतालों के अंदर जो दिक्कतें आ रही थी बेड को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, क्योंकि लोगों की समस्या भी यही थी कि बेड नहीं मिल रहा है और उनके अंदर कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। मगर बात करें जिस तरीके से सुविधाओं की, वो सुविधा जब तक केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को नहीं देगी तो इसी तरीके से दिक्कतें होती रही। मगर दिल्ली सरकार को अभी जो उनकी खामियां है वो भी समझनी होगी कि दिल्ली के अंदर निरंतर हर चीज खोल दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के लिए बोला जा रहा है किसी को भी, और जो बाजारों के अंदर मॉनिटराइज करने के लिए जो अधिकारी लगाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वो अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को समझना होगा कि वो अधिकारी कहाँ है जिनको हमने कोरोना योद्धा बनाया था या फिर जिनको हमने बाजारों के अंदर मॉनिटराइज करने के लिए खड़ा किया था, वो अधिकारी नहीं है। जब तक दिल्ली सरकार उन अधिकारियों को नहीं पकड़ेगी तो शायद इसी तरीके से लगाम बेलगाम होती रहेगी। जी बिल्कुल राजीव, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या, एक बड़ा सवाल भी है इसको लेकर। अब बैठक में जो भी नतीजे होंगे वो तो बाद में ही तय हो पाएंगे, लेकिन जनता को भी समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार को जरूरत है कि किसी तरीके का अभियान चलाया जाए जिससे कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से सुरक्षित महसूस करे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं जो लोगों को जागरूक करने के लिए वही स्कीम लगानी पड़ेगी जो स्टार्टिंग में लॉकडाउन में लगाई गई थी। यानी तकरीबन कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं सख्त हिदायत दी जाएगी, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनकी जगह पे किसी और अधिकारी को लगाया जाए ताकि सब कुछ कंट्रोल में आ सके। बिल्कुल राजीव, ये सबसे बड़ी चुनौती बन गया है एक बार फिर से कोरोना दिल्ली सरकार के लिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में जा पहुंची है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश हॉट स्पॉट एरिया में फॉगिंग कराते हुए नजर आए ताकि बढ़े हुए प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली में तड़के 4 बजे दर्ज किए गए AQI में गंभीर स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572, मंदिर मार्ग इलाके में 785, पंजाबी बाग में 544, द्वारका सेक्टर 18B में 500, सोनिया बिहार में 462, अमेरिकी दूतावास के आसपास 610, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास 999, जगागीरपुरी में 773 इंडेक्स देखने को मिला। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पटना में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। राजनाथ जी कोई डिप्टी सीएम होगा कि नहीं? जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी। राजनाथ जी सुशील मोदी क्या
मोदी जी बना दे शॉट बना दे। अरे हो और वहीं बात की जाए दिल्ली की, जहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और वहीं दीपावली पर मनाही के बावजूद भी प्रदूषण बढ़ने को देखा। मनाही के बावजूद भी पटाखे जलाए गए, जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण 999 तक पहुंच गया और जो कि काफी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पटाखे ठीक है, पोल्यूशन मान सकते हैं कि उससे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कारण तो पटाखे नहीं है। एक दिन के पटाखे हो गए, बाकी 364 दिन क्या होता है? बाकी 364 दिन भी तो है, ये तो पूरे साल का ही रहता है। तो बाकी की चीजें तो सरकार को देखना चाहिए कि इसको के लिए स्मोक टावर लगाए, कुछ और कुछ करे, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी हवा तो साफ मिल जाए। बाकी चीज तो साफ नहीं मिलती है, ये तो कम से कम साफ मिल जाए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जब भी प्रदूषण की बात आती है तो दिल्ली की सरकार सिर्फ एक ही बात कहती है कि पराली की वजह से हुआ है या फिर पटाखों की वजह से, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण हमेशा से ही देखने को मिलता है। तो दिल्ली सरकार कब तक इस तरीके से इन दोनों चीजों को ही जो है मानती रही कि यही प्रदूषण की वजह है? देखिए, बिल्कुल बता दें, दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं पहले अपने गलेबान में जाके झांक के देखना होगा, क्योंकि जो उनके अधिकारी है, यानी कि सीधे सीधे कहे तो जो दिल्ली सरकार जिन अधिकारियों को बाजारों के अंदर लगाया गया था, यानी कि ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगाने के लिए, वो अधिकारी हकीकत में मार्केटों में उतरे ही नहीं, जिसकी वजह से चोरी छुपे ग्रीन लेवल के पटाखे बिके और लोगों ने खरीदे और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ाया। उसके जिम्मेवार भी जनता भी है और वो अधिकारी भी है और वो दिल्ली सरकार भी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो नियम बना दिया, मगर नियम को फॉलो कराने वाले जो अधिकारी थे वो नदारत थे और वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज देखा, दिवाली है तो कहीं ना कहीं पहले अपनी जेब भरी जाए। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कोशिश के साथ साथ उन्होंने वो कदम नहीं उठाए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट के आधार पर कहे थे, यानी जनता को कहीं ना कहीं सुविधा देने की बात की थी। सिर्फ पराली और पटाखों का टीकड़ा फोड़ने से जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के ऊपर भी जिम्मेवारी डालनी होगी कि वो अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों, कारण क्या था, क्यों इन लापरवाही हुई है, लापरवाही करी गई है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से है या फिर वो एनजीटी की तरफ से है या दिल्ली सरकार की तरफ से। पहले तो अपने बारे में देखना होगा कि हम गलती कितनी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से अपील करना एक वो क्या उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार से अपील कर दी कि आप पराली बंद करवा दीजिए दूसरे राज्यों से, पंजाब से और हरियाणा से, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसान अपनी जगह पे जूझ रहे हैं, जनता अपनी जगह पे है, दिल्ली अपनी जगह पे है, हरियाणा अपनी जगह पे है, मगर कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर आ रहा है। राजीव, ये भी पराली के लिए भी दिल्ली सरकार ने काफी ज्यादा देरी कर दी। जब पराली का सीजन था तब उन्होंने मशीनें नहीं बनाई, लेकिन अब जब सीजन चला गया है तब दिल्ली सरकार ने मशीन बनाई है, पूसा डिकम्पोजर के नाम से जो मशीन है। देखिए, एक चीज तो समझनी होगी कि पराली का मुद्दा कोई पहली बार का मुद्दा नहीं है, या अब की बार खाली पराली नहीं जलाई गई, बल्कि ये हर बार का मुद्दा रहा है। हर साल पराली जलती है, हर साल दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आती है, क्योंकि सिर्फ राज्य सरकारों से अपील करना क्या हरियाणा पराली बंद करवा दे या फिर पंजाब पराली बंद करवा दे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार सभी जिम्मेवार है, क्योंकि पंजाब सरकार की कहे या हरियाणा सरकार की कहे, उन्होंने वो पराली किसानों की जो समस्याएं थी वो नहीं दूर करी, जिसकी वजह से उनको पराली जलानी पड़ी किसानों को। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली भी कहीं ना कहीं उसके अंदर उतनी ही जिम्मेवार है जितनी पंजाब है, जितनी हरियाणा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और पंजाब सरकार को या फिर हरियाणा सरकार को समझना होगा कि जनता में से हम भी हैं जिनको पॉल्यूशन का दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। मगर राजीव, बात ये भी सामने आई कि दिल्ली सरकार ने शुरुआत से भी कोई भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि दिल्ली को पता था, सरकार को भी पता था कि अब बहुत ही जल्दी ये सिचुएशन होने वाली, क्योंकि हर बार होती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई अहम जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है।
देखिए एक चीज तो साफ है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार का पता था कि अभी पॉल्यूशन बढ़ेगा और पराली जलेगी और कहीं ना कहीं कोई पहली बार का मुद्दा नहीं है, मगर दिल्ली सरकार ने लापरवाही जरूर करी है, जिसका खामियाजा दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली की जो जनता है उनको सांस लेने में भी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, खासतौर पर वो बुजुर्ग लोग, क्योंकि उन बुजुर्ग लोगों ने भी वोट दिए थे जनता सरकार को, तो कहीं ना सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि जनता के बारे में सोचे, मगर जनता के बारे में सरकार ने नहीं सोचा। और पराली का जो मुद्दा है वो अगली बार के लिए डाल दिया गया कि क्या अगली हमने ये मशीनें बना दी गई है जिससे खाद बनेगी और इससे पराली से उसका उपयोग होगा, मगर वो अगली बार होगा। मगर एक साल तक के लिए इसी तरीके से क्या जनता को जूझना पड़ेगा इससे। बिल्कुल। और राजीव, बात तो ये भी है कि इतना ज्यादा प्रदूषण है, सरकार फिर भी कोई काम नहीं कर रही है, तो क्या दिल्ली सरकार बारिश के आने का इंतजार कर रही है? देखिए बिल्कुल सही, दो चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर, दिल्ली सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे बैठी है, दूसरा ऊपर वाले के भरोसे बैठी हुई है कि अगर बारिश होती है तो मौसम घट सकता है, पॉल्यूशन का स्तर घट सकता है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को समझना होगा कि उसने कितनी बड़ी लापरवाही की है, या फिर उसके जो अधिकारी है उन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही की है। क्योंकि जब तक दिल्ली सरकार के जो मुखिया है यानी अरविंद केजरीवाल जी, वो कहीं ना कहीं पहले अपने जो अधिकारी है उनकी जांच। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, ये तो है, अधिकारियों की भी लापरवाही है, साथ में सरकार की भी अधिकारी जो है लापरवाही है। इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।